हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, करते हैं स्टार्ट यहाँ पर। और एक हमारी इंडियन पार्टिसिपेट की एक लास्ट यूनिट हमारी रह गई थी, जिसका नाम है डेट इज़ द रजिस्ट्रेशन एंड द डिजिटल ऑफ फॉर्म। तो ये अगर मैं इस यूनिट की बात करता हूँ तो ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है। मतलब लेकिन जो मैंने आपको बताया था ना, यूनिट नंबर 2 सबसे ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट थी। अगर मैं इसमें रैंक वाइज अगर करता हूँ तो यूनिट नंबर 2 आपको सबसे पहले अच्छे से करनी है, देन यूनिट 3 करनी है, देन यूनिट नंबर 1 आपको करके जानी है। तो इसमें तो यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है दैट्स कॉल्ड द रजिस्ट्रेशन एंड द डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म। तो नाम से तो चल रहा है कि रजिस्ट्रेशन एंड डिजोल्यूशन की फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फर्म डिजोल्व कैसे होगी। तो बच्चों बहुत इजी यूनिट है। लेट्स सी, चलो आओ देखते हैं इसमें क्या क्या चीज आपके आएंगे। तो बच्चों ये है जी आपकी यूनिट का नाम, दैट्स कॉल्ड द रजिस्ट्रेशन एंड द डिजोल्यूशन। ठीक है जी। अब बच्चों यहाँ पर ना दो चीजों की बात की गई है। फर्स्ट वन रजिस्ट्रेशन। जो आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सिंपल थिंग है कि आपके पास ऑप्शन रहती है कि आप फर्म को रजिस्टर करवाओ या ना करवाओ। ठीक है, तो इसमें सिंपल हम कह सकते हैं कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म इज ऑप्शनल। मर्जी है जी, करवाएं या ना करवाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स मीन, तो ये मत सोचना कि भाई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो वो लीगल बिजनेस नहीं माना जाएगा। आप चाहे रजिस्टर करवाओ या ना करवाओ, बिजनेस आपका लीगल माना जाएगा जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो उससे रजिस्ट्रेशन से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ इम्पैक्ट है कि जो रजिस्ट्रेशन से फर्क पड़ेगा, तो वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ वहाँ पर आएंगी। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म इज ऑप्शनल। ठीक है, लेकिन अगर कोई करवाना चाहता है कभी भी करवा सकते हैं। इफ फॉर्म wants to register, तो याद रखना बच्चों, अगर वो किसी भी टाइम पे करवाना चाहते हैं तो वर्ड लिखा गया एनी टाइम। जरूरी नहीं है कि भाई जिस टाइम आप मतलब फॉर्म बना रहे हो तभी करवाना पड़ेगा। एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब बच्चों यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं, स्टार्टिंग में भी करा सकते हैं, ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस, जब आपकी फॉर्म बन चुकी है तब भी आप करा सकते हो। ठीक है, मतलब कुछ टाइम आपने फॉर्म को अनरजिस्टर रखा, बाद में आप रजिस्टर करवा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। ठीक है बच्चों यहाँ पे। बट उसका एक प्रोसीजर कैसे रहेगा बच्चों यहाँ पे, उसका एक प्रॉपर एक प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया, जिसको मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। कि जो भी एप्लीकेंट है, मतलब जो फॉर्म को रजिस्टर करवा रहा है, वो ना रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म, जहाँ पे आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस सिचुएट करता है फॉर्म का, वहाँ का जो रजिस्ट्रार है ना, आप उसको एप्लीकेशन दोगे कि सर हम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। और एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ डिटेल भी वहाँ पर देनी पड़ेंगी, कुछ डिटेल्स और देनी पड़ेंगी। और जब ये सारी डिटेल आप दे दोगे तो क्या क्या डिटेल भी पड़ेंगे बच्चों यहाँ पे। और जब आप ये डिटेल दे दोगे तो रजिस्ट्रार सेल रजिस्टर योर फॉर्म, तो आपकी फॉर्म को रजिस्टर कर देगा। और अब आपकी फॉर्म को मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट्स कॉल्ड द रजिस्टर्ड फॉर्म। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर बच्चे, यहाँ पे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है जैसे आप कंपनियों में आप देखते थे। इतना बड़ा कॉम्प्लिकेट प्रोसीजर नहीं है। यहाँ सिंपल वे से क्या है, एप्लीकेशन दो, डॉक्यूमेंट्स दो, रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड, तो देन योर कंपनी जो योर फॉर्म इज रजिस्टर्ड। ठीक है जी। यहाँ पे तो बच्चों इस चैप्टर में अगर मैं बात करता हूँ ना, यूनिट नंबर 3 में, एक तो उन्होंने ये प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरीके से आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड होगी। दूसरा जो पॉइंट इसके अंदर आएगा बच्चों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो एग्जाम में पूछा जाता है, अगर हमने फॉर्म रजिस्टर नहीं करवाई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो नॉन रजिस्ट्रेशन के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म के रिगार्डिंग यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो चलो आप बच्चों पहले इसको हम पढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ यहाँ पर आपके आएंगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म मीन्स द रिकॉर्डिंग ऑफ द फॉर्म्स नेम अलोंग विद द पर्टिकुलर कहाँ के इन द रजिस्टर ऑफ फॉर्म, जो कहाँ पे लिखा जाता है, रजिस्टर ऑफ फॉर्म के पास जो रजिस्टर है। ठीक है, कि जहाँ पर आपको रजिस्टर करवाना है, तो रजिस्टर किसके पास कराना है, उस रजिस्ट्रार के पास, उस एरिया के रजिस्ट्रार के पास जहाँ पर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फॉर्म इज सिचुएटेड, यहाँ पे बिजनेस सिचुएट करता है। नेक्स्ट बच्चों, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म इज नॉट कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी नहीं है, इट इज एन ऑप्शनल फॉर द फॉर्म टू रजिस्टर और नॉट। तो सिंपल ऐसे क्या होता है जो मैंने, ऐसे नहीं है कि रजिस्टर नहीं करा तो कोई पेनल्टी लगेगी या बिजनेस आपका इंपैक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, इंडियन पार्टनरशिप अटैच द सर्टेन डिसेबिलिटीज,
विद द अनरजिस्टर्ड फर्म टू एनकरेज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। तो बात करेंगे कि ऐसी क्या क्या डिसेबिलिटी यहाँ पर आती है। और बच्चों ये जो डिसेबिलिटी है ना, ये वही टॉपिक है जो कॉन्सिक्वेंस मैंने आपको बताया था और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन जो मैं कह रहा था वो बार बार जो आपसे पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बच्चों कब करवा सकते हैं? तो इसके लिए बच्चों मैंने कहा कि कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, आप फॉर्मेशन के टाइम पे जब कंपनी आप फॉर्म बना रहे हो उस टाइम भी कर सकते हो और एग्जिस्टेंस के टाइम पे भी कर सकते हो। तो क्या लिखा गया, द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक टाइम फॉर द रजिस्ट्रेशन, ए फर्म मे बी रजिस्टर्ड एट एनी टाइम आइदर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और एनी टाइम देयर आफ्टर ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस। कभी भी हम कर सकते हैं ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, और इसके लिए जो प्रोसीजर क्या है, दिस इज द फर्स्ट वे। तो दो चीज मैंने को बताया ना, यहाँ पे दो चीज आपकी आएंगी। फर्स्ट में प्रोसीजर आएगा एंड सेकंड में क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेज, किसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर रहेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे अगर प्रोसीजर की बात करते हैं, देखो क्या लिखा गया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑब्टेन बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, एप्लीकेशन दोगे, एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डिटेल आपको देने को चाहिए, लिखा गया बाय हैंड दे सकते हो या सेंड बाय पोस्ट, किसी भी तरीके से आप दे सकते हो। और इस एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डिटेल आपको देनी है, नंबर वन फर्म का नाम, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, अगर कोई और प्लेस है तो उसका नाम कहाँ पर है। ठीक है जी, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है जी, यहाँ पे नेम इन फुल एंड द परमानेंट एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर। फर्म की ड्यूरेशन, बच्चों ड्यूरेशन कब आती है, जब कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनाते हो। ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे इन्फिनिटिव लिख देते हैं कि भाई हमें नहीं पता कि ऑब्वियसली चलती रहेगी, ये तो जनरल पार्टनरशिप है। और बच्चों ये जो लिखने के बाद साइन किए जाएंगे बाय द ऑल द पार्टनर्स। अगर एक पार्टनर भी एग्री नहीं है तो फर्म रजिस्टर नहीं हो सकती, बच्चों याद रखना। सारे पार्टनर अगर एग्री करते हैं तो ही फॉर्म वहां पर रजिस्टर आप करवा सकते हो। और बाय देयर एजेंट स्पेशली ऑथराइज इन दिस बिहाफ, अगर पार्टनर नहीं कर पाते तो उनके बिहाफ पे वो एक पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं कि आप मेरे बिहाफ पर साइन करो। ठीक है, बट साइन तो होना कंपलसरी, यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है। और व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड कि ठीक है जी आपने सारी चीज कंप्लाई कर ली है, वो एंट्री कर देगा और आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देगा। बच्चों याद रखना, रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएगी तो रजिस्ट्रार आपको रजिस्टर कर देगा और आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा। जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा आपकी फॉर्म रजिस्टर बन जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन किस दिन मान लिया जाएगा, जिस दिन आप सारी की सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर दोगे ना, डिलीवर कर दोगे रजिस्ट्रार को, उस दिन हम मान लेंगे कि आपने ना सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर दिया है। अब एक पॉइंट याद रखना बच्चों, यहाँ पे अगर आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड हो चुकी है ना, इन फ्यूचर आपने फॉर्म में अगर कोई भी चेंज किया तो रजिस्ट्रार को जरूर इन्फॉर्म कर देना। नाम चेंज कर रहे हो, फॉर्म का एड्रेस चेंज कर रहे हो, पार्टनर चेंज कर रहे हो, एनीथिंग फॉर्म में कोई भी चेंज आएगा, देखो लिखा गया है आफ्टर फॉर्म रजिस्टर्ड चेंजेस में टेक प्लेस। हाँ जी, चेंजेस जो भी होंगे वो आप जो भी करते हो, इफ एनी चेंज टेक प्लेस तो इट शुड नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार। आप रजिस्ट्रार को बताओगे ताकि वो भी अपने रजिस्टर में प्रॉपर से एंट्री कर सके कि हाँ जी ये पहले ये पार्टनर थे, अभी छोड़ के चला गया और ये पार्टनर है। तो जो भी डिटेल उसके अंदर है, जैसे फॉर्म का नाम, एड्रेस, तो ये इनमें कोई भी चेंज करोगे तो बताना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन जो यहाँ पर टॉपिक आपका आता है, जो नेक्स्ट वन यहाँ पर बताया गया, और वो क्या आता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, कंसिक्वेंसेस, कि अगर हमने नहीं करवाया तो क्या होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया, वैसे तो जो बिजनेस है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप नहीं करवाते हो तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर रहेंगे। जैसे पहला कॉन्सिक्वेंस क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे, कि जो अनरजिस्टर्ड फर्म है ना आपकी, वो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। मान लो आपने किसी थर्ड पार्टी से पैसा लेना है और वो थर्ड पार्टी आपको पैसा देने से मना कर रही है, तो आप ना उस थर्ड पार्टी पे केस फाइल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ इसका अपोजिट बन जाएगा कि थर्ड पार्टी ने आपसे पैसा लेना है और आप देने से मना कर रहे हो, तो थर्ड पार्टी कैन sue अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड फर्म। तो याद रखना, अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट sue अगेंस्ट द थर्ड पार्टी बट थर्ड पार्टी कैन sue अगेंस्ट द अनरजिस्टर्ड फर्म। तो ध्यान से पढ़ना है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा गया, अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल a suit अगेंस्ट द थर्ड पार्टी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट। दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे, अगर मान लो वो थर्ड पार्टी को कोई सेट ऑफ करना चाहते हैं तो याद रखना सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, 100 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू सेट ऑफ नहीं कर सकते। 100 रुपीज़ तक सिर्फ सेट ऑफ कर पाएंगे, इससे ज़्यादा सेट ऑफ नहीं कर सकते। एंड एक पार्टनर ने अगर दूसरे पार्टनर को लॉस रिकवर करना है ना तो वो भी नहीं कर सकता, अगर फर्म कौन सी है, अनरजिस्टर्ड फर्म। तो जो अल्टीमेटली कह सकते हो पता है, यहाँ पर ना गवर्नमेंट जो फर्म को रजिस्टर करने के लिए कह रही है ना, वो आपको एनकरेज कर रही है कि आप इससे बेटर रजिस्ट्रेशन करवा लो। ठीक है, तो ये पार्टनर फॉर रजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट द फर्म और एनी अदर पास्ट पार्टनर फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट। ठीक है, जहाँ पे एनी राइट। अब देखो इसका इंपैक्ट क्या क्या नहीं पड़ा, मैंने आपको बताया थर्ड पार्टी तो केस फाइल कर सकती है ना, थर्ड पार्टी कैन फाइल इशूड, चाहे रजिस्टर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टनर ना बच्चों यहाँ पे अगर डिजोल्व के लिए कहना चाहते हैं हम,
अगर वो कोर्ट में अप्लाई करना चाहते हैं हम फर्म को डिजोल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उनको अलाउड किया जाएगा। ठीक है, सेम थिंग ऑफिसर साइन रिसीवर ऑफ कोर्ट, अगर किसी प्रॉपर्टी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया था उसकी प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं ले सकते हैं, उसको मना नहीं करेंगे। वो ये नहीं कह सकते कि ये भाई पार्टनर इस फर्म में है जो फर्म अनरजिस्टर्ड है, तो इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे याद रखना। ठीक है, और क्या बच्चों यहाँ पे 100 वाले मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम सेट ऑफ कितना कर सकते हैं 100 रुपीज। एक पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो बताया गया, राइट ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म और पार्टनर आर नॉट इफेक्टिंग द फर्म इफ देयर इज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते इनका बिजनेस इंडिया में ही होना चाहिए। एक सिंपल कह सकते हो यहाँ पर एक अनरजिस्टर्ड फर्म बिजनेस अगर आउटसाइड इंडिया भी करना चाहती है ना, तो वहां पर वो बिजनेस कर सकती है, उसको प्रॉपर वे से वहां पर अलाउड किया गया है बच्चों यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से बच्चों यहाँ पे किया जाएगा। Okay? तो यहाँ पर बच्चों हमारा रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था आपका डेट्स कॉल, वो क्या था, डिजोल्यूशन। एक फर्म डिजोल्व कैसे होगी। ठीक है बच्चों, डिजोल्व का मतलब होता है कि जहाँ पर आप फर्म को खत्म कर रहे हो, फिनिश कर रहे हो, दैट्स मीन। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट टॉपिक लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पे डिजोल्यूशन। बच्चों डिजोल्यूशन दो तरह का आपका होता है। पहले डिजोल्यूशन का मीनिंग बताता हूँ बच्चों, सिंपल ऐसे इसको क्या बोलते हैं, डिक्शनरी मीनिंग है दैट्स कॉल कम्स टू एन एंड, कम्स टू एन एंड, मतलब कोई चीज खत्म हो रही है, दैट्स कॉल्ड डिसॉल्व हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे डिसोल्यूशन दो तरह का होता है, फर्स्ट वन होता है दैट्स कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है बच्चों यहाँ पे। एंड सेकंड होता है बच्चों यहाँ पर दैट्स कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। तो दो चीजें बच्चों यहाँ पर मैंने ले ली है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। अब जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पता है क्या है, जहां पे हम फॉर्म का बिजनेस तो कंटिन्यू कर रहे हैं, ओनली एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप वहां पर डिसॉल्व हम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप वहां पे डिसॉल्व हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हो ओनली एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डिसॉल्व, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डिसॉल्व, बट बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यूड, मतलब उसमें बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं है, जो भी फर्म का बिजनेस है वो कंटिन्यू चल रही है। ठीक है यहाँ पे, तो बिजनेस जो होगा वो कंटिन्यू चल रहा है। तो बच्चों ये जो हमने याद है क्या किया तुमने, अगर मान लो कोई एडमिशन ऑफ द पार्टनर है, रिटायरमेंट है, डेथ है, इंसॉल्वेंट है, मतलब जिससे फर्म के क्वेश्चन में चेंज आ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा था, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप थी वो डिजोल्व होकर एक नई पार्टनरशिप यहाँ पे क्रिएट हो रही थी। ठीक है यहाँ पे, तो ये वही सेम टॉपिक है बच्चों यहाँ पे जो लिया गया है, उसी को ही क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पर पार्टनर तो हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, और फर्म का बिजनेस जैसे चल रहा था वैसे ही कंटिन्यू वो चल रहा है वहाँ पे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, और बच्चों अगर डिजिटल फर्म की बात करें, तो सिंपल वैसे कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि इस केस में जो बिजनेस ऑफ द फर्म है वो कंप्लीटली एंड हो रहा है, एंड, सिंपल वैसे लिख देते हैं एंड, फर्म का बिजनेस खत्म हो रहा है। और बच्चों ऑब्वियस है, जब फर्म का पूरा बिजनेस ही खत्म हो रहा है तो जो पार्टनरशिप है वो भी खत्म हो जाएगी। तो सिंपल वैसे कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो बताया गया है। ठीक है, फॉर्म को डिजोल्व करोगे तो दिस मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इजी पॉइंट बच्चों यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये वाला जो टॉपिक है ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी क्या था ना, एडमिशन होगा तो क्या होगा, रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा, मेन हमें अब करना है कि यहाँ पर डिसीजन ऑफ फॉर्म कैसे किया जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों यहाँ पर, इसमें आपको डिफाइन किया गया है नंबर वन, वे ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के क्या क्या वे यहाँ पर बताए गए हैं, एक तो फर्स्ट वन पॉइंट ये करेंगे बच्चों यहाँ पर, एंड सेकेंड बच्चों यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस क्या रहेंगे जब एक फॉर्म को डिसोल्व किया जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन। तो ये दो टॉपिक हमें यहाँ पे करने बच्चों यहाँ पे, वे ऑफ द डिसोल्यूशन एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसोल्यूशन। ठीक है बच्चों यहाँ पे,
तो चलो लेट्स स्टार्ट बच्चों यहाँ पर क्या यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इसमें से हम प्रॉपर वे से रिवाइज करते हैं बच्चों यहाँ पे। देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ बताया गया कि डिविजन ऑफ फर्म का मतलब क्या है, पुटिंग एन एंड टू द पार्टनरशिप रिलेशन, और इसमें बिजनेस भी क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब डिविजन ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे, मैंने कहा था इसमें बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ रिलेशन चेंज हो रहा है पार्टनर्स का, एडमिशन, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंट, ये सब चीजें इसके अंदर आएगी बच्चों यहाँ पे। बिजनेस ऑफ द फर्म इज नॉट क्लोज डाउन, बट ओनली देयर इज अ चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स, उसमें वहाँ पे चेंज आ रहा है। ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर आपको जो पढ़ना है ये मेन पढ़ना है कि कौन कौन से मोड्स होते हैं, किस तरीके से फर्म डिजोल्व हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हम ये पढ़ने वाले बच्चों यहाँ पे, एंड सेकंड ये सब मोड था, और दूसरा पॉइंट क्या दिया बच्चों यहाँ पर, दैट्स कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहेंगे। बहुत ईजी है बच्चों यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोड्स ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की क्या क्या मोड्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो बच्चों पहला जो मोड आता है नंबर 1, बाय एग्रीमेंट। बाय एग्रीमेंट मतलब जैसे भी एग्रीमेंट में लिखा था कि भाई किस तरीके से डिजोल्व होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग डिजोल्व किया जाएगा। कैसे बच्चों यहाँ पे, एनी टाइम विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इवन इन द केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, म्यूचुअली एग्री करके वो जब भी डिजोल्व होना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेकंड में जो बताया गया यहाँ पे कंपल्सरी डिजोल्यूशन। कंपल्सरी कब होता है बच्चों यहाँ पे, कि जहाँ पे भी करना ही करना है। जैसे बच्चों मान लो 3 पार्टनर थे, 2 की डेथ हो गई, अब अकेला क्या करेगा। ठीक है, या फिर बिजनेस जो फर्म कर रही थी वो इंसॉल्वेंट हो गया, सॉरी अनलॉफुल हो गया, तो देखो इसके अंदर क्या क्या कवर किया गया। अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है ऑफ ऑल पार्टनर्स या और ऑफ ऑल बट वन पार्टनर, या तो सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, तो फर्म का बिजनेस कंपल्सरी डिसॉल्व हो गई होगा। या फिर जो फर्म बिजनेस कर रही थी बच्चों वहाँ पे वो अनलॉफुल हो गया। फॉर एग्जाम्पल फर्म ना प्लास्टिक बैग्स बना रही थी, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया, तो उस केस में बच्चों वहाँ पे अब तो फर्म का जो मेन पर्पस था वही खत्म हो गया, तो अब तो बिजनेस खत्म हो गया बच्चों यहाँ पे, तो दैट्स मीन तो वहाँ पर अब फर्म डिजोल्व होगी ही होगी। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर कुछ कंटिजेंसीज होती है, कुछ मतलब ऐसे इवेंट होते हैं लाइक एज मान लो पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, फिक्स टाइम था, एक्सपायर हो गया, तो वैसे उसका तो होना ही होना है। या फिर बच्चों वेंचर था ना, याद होगा आपको, एक वर्क के लिए किया गया था, वर्क कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद भी डिजोल्व होना है। मतलब ये दोनों पॉइंट किसके लिए गए बच्चों यहाँ पर, दैट इज पार्टिकुलर पार्टनरशिप। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे डेथ, डेथ हो पार्टनर, अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो भी उस केस में क्या होगा, फर्म डिजोल्व हो सकती है, कंपल्सरी नहीं है बच्चों यहाँ पे। सेम थिंग, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, देखो जो इंसॉल्वेंसी तो ऊपर भी आया था, याद रखना अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो शायद डिजोल्व हो जाए, लेकिन अगर सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो जाए तो फिर फर्म का डिजोल्व होना पक्का है। ठीक है, क्योंकि वो तो सारे के सारे वहां पर इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। बट यहाँ पर मैं जो मैं बात कर रहा हूँ ना, एक सिंगल पार्टनर की बात कर रहा हूँ कि एक सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है। ठीक है बच्चों, यू कैन नॉट चेंज द मॉड। अगर फर्स्ट में मैंने डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट लिखा है ना, तो उसमें जो लिखा है वही लिखना पड़ेगा आपको। आप ऐसे नहीं कर सकते डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट लिख के उसमें ये पॉइंट आप लिख रहे हो, एक्सपायरी ऑफ फिक्स टाइम, कंप्लीशन वेंचर, इंसॉल्वेंसी डेथ, ऐसे नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो जिस पैटर्न में बताया है, हाँ ऐसा कर सकते हो, मान लो पॉइंट नंबर 1 ये लिख दो आप कंपल्सरी डिसोल्यूशन, पॉइंट नंबर 2 आप डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट लिख दो, वो चल जाएगा। लेकिन यू कैन नॉट चेंज द सब हेडिंग जो इसके अंदर दिया गया, वो चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है यहाँ पे, फिर बच्चों यहाँ पे डिसोल्यूशन बाय नोटिस, ये पता है किसकी बात कर रहे हो यहाँ पे, पार्टनरशिप एट विल। हम यहाँ पर पार्टनरशिप एट विल की बात करें कि वहाँ पे कर सकते हैं, दैट्स पॉइंट। ठीक है, एंड बाय कोर्ट भी यहाँ पे कर सकते हो। जो कोर्ट में क्या होता है, जहाँ पे हम कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि सर इस फर्म को डिजोल्व कर दो, क्योंकि ये फर्म का ना चलना इम्पॉसिबल है, ये फर्म नहीं चल सकती। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा बोल के हम वहाँ पर इसको डिजोल्व करवा सकते हैं, दैट्स पॉइंट। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया यहाँ पे, किस किस केस में कर सकते हैं। अगर मान लो कोई पार्टनर इन अनसाउंड माइंड हो गया, हम कोर्ट को कह सकते हैं सर जब ये अनसाउंड माइंड हो गया तो खत्म करो इस फर्म को। परमानेंट इनकैपेसिटी में आ गया कोई, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट करता है, बार बार मानता नहीं है, तो आप कोर्ट में क्या क्या अप्लाई कर सकते हो, सर इस फर्म को डिजोल्व करवा दो। या फिर जो उनके बीच में डीड्स बनी है, जो एग्रीमेंट हुआ है, वो उसको लगातार तोड़ रहा है, ब्रीच कर रहा है, पूरा नहीं करता, उसको मानता नहीं है उसको, तो बच्चों उस केस में भी आप कोर्ट में जाके उसको क्या कर सकते हो, फर्म को डिजोल्व करवा सकते हो। या फिर बच्चों वहाँ पे कि जो पार्टनर है वो अपना पूरा इंटरेस्ट सेल कर रहा है विदाउट द कंसेंट, पढ़ा था ना ट्रांसफर पार्टनर इंटरेस्ट, विदाउट द कंसेंट ऑफ कंपनी पार्टनर, तो कोर्ट कहेगा ना कि भाई ये मेरी से तो सुनता ही नहीं है, इससे अच्छा तो क्या करो, फर्म को डिजोल्व कर दो। ठीक है जी, यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 बच्चों यहाँ पे परपेचुअल लॉसेस। अगर फर्म को कॉन्टिन्यूस लॉस होता है तो कोर्ट में अलाउ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है यहाँ पे, एंड लास्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे कोई और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ इस बेस पे फर्म को डिसोल्व कर देना चाहिए, तो वहाँ पे वो कर सकता है। तो याद रखना बच्चों यहाँ पे, तो ये अलग से टॉपिक आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि कोर्ट कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है एक फर्म को डिसोल्व करने में। तो बच्चों हेडिंग प्रॉपर वैसे याद करके इसके अंदर की डिटेल आपको लिख के आनी पड़ेगी, डिपेंड करेगा कि एग्जाम में कितने मार्क्स का, उसके अकॉर्डिंग आपको लिख के आना पड़ेगा बच्चों। लिख दोगे ना बच्चों यहाँ पे।
दैट्स अ पॉइंट कि जो यहाँ पर आपका आता है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया बच्चों। अब यहाँ से ना जो टॉपिक आपके आएंगे इंडिविजुअल टॉपिक आएंगे, और इसमें से कुछ टॉपिक आपने कभी अकाउंट में भी पढ़े होंगे और अब यहाँ भी आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो बहुत ईजी है, तो वन बाय वन देखना बच्चों, पॉइंट बाय वन। तो पॉइंट बाय वन बच्चों यहाँ पे दिया गया कि जब एक फर्म डिजोल्व होगी ना, तो उस केस में साफ साफ यहाँ पे लिखा गया पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड। भाई अगर डिजोल्व हो रही है तो पब्लिक नोटिस दे दो। अगर डिजोल्व होने के बाद अगर हमने प्रॉपर वे से पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो डिजोल्यूशन के बाद भी ना पार्टनर की कंटिन्यूस लायबिलिटी चलती रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एक्सेप्ट सम पार्टनर, ठीक है। तो वो कौन कौन से ध्यान से पढ़ना, ऑन द डिजोल्यूशन द पार्टनर्स आर बाउंड टू गिव द पब्लिक नोटिस ऑफ द डिजोल्यूशन, ठीक है। और कब तक चलती रहेगी उनकी जब तक कि वो एक प्रॉपर एक पब्लिक नोटिस नहीं दे देते, टिल ए प्रॉपर पब्लिक नोटिस इज गिवन। लेकिन 3 पार्टनर को देने की जरूरत नहीं बच्चों, कौन-कौन से, नंबर 1 डिसीज पार्टनर, नंबर 2 इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड नंबर 3 रिटायरिंग द डोरमेंट पार्टनर। इनको नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हिसाब से बता दिया, इनको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। डिसीज पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड रिटायरिंग डोरमेंट पार्टनर। जो आपको ना जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना, उसमें प्रॉपर से बताया जाएगा कि भाई इसमें ये डिसीज था, ये डोरमेंट था, तो ये उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर फॉलो किया जाएगा, प्रॉपर वे से वहाँ पे बताया गया है आपका बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, राइट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द एसेट्स। अब इसमें क्या आता है बच्चों, राइट फॉर द यूटिलाइजेशन में कि भाई जो भी असेट्स बनी है ना, तो देखो क्या लिखा गया, एनी पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव शैल हैव द राइट, वो फर्म की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा किसी चीज़ के लिए, डेब्ट की पेमेंट के लिए। ये तो क्या है ना, जो सेटलमेंट करते हैं तो फर्म की एसेट्स को लायबिलिटीज के लिए यूज़ किया जाएगा, एंड जो सरप्लस आएगा, जो बचेगा बाद में, वो सारे पार्टनर्स में इक्वली वैसे या जो भी एग्रीड रेशियो उसमें डिवाइड किया जाएगा। तो ये सब राइट बता रहे हैं किस तरीके से उसको यूज़ किया जाएगा। तीसरा बच्चों, ठीक है, किस चीज़ के लिए उनकी चलती रहेगी, कॉन्टिन्यूस उनकी अथॉरिटी चलती रहेगी फॉर द वाइंडिंग अप, क्लियर। एंड नेक्स्ट में यहाँ पे क्या कहा गया, टू कंप्लीट द अनफिनिश ट्रांजेक्शन। इन चीज़ों के लिए वो चलता रहेगा जो जरूरी है। अब जो एक पॉइंट जो अलग से यहाँ पे लिया गया, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन द प्री मेच्योर डिसोल्यूशन। इस बच्चों किस चीज़ की यहाँ पे बात की गई है कि अगर एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, अगर एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है और वो टाइम से पहले डिजोल्व हो रही है, तो अगर किसी पार्टनर ने अगर कोई प्रीमियम पे किया हुआ, तो मान लो 20 साल के लिए फॉर्म थी, 10 साल के बाद ही हो रही है, तो जो 10 साल का प्रीमियम बनता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस केस में उन्होंने क्या कहा कि वो प्रीमियम वापस करना पड़ेगा इन जनरल। लेकिन कुछ केस में प्रीमियम वापस करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, अगर फॉर्म फिक्स पीरियड के लिए नहीं थी, अगर फॉर्म डिजोल्व किस रीजन की वजह से हुई है, डेथ की वजह से हुई है, जिस पार्टनर ने प्रीमियम पे किया था उसके फ्रॉड करने की वजह से ही फॉर्म डिजोल्व हुई है, या फिर एग्रीमेंट में साफ साफ लिख दिया गया था कि भाई हम कभी भी किसी भी किस सिचुएशन में रिफंड नहीं करेंगे, तो उस केस में बच्चों रिफंड बिल्कुल नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक फिक्स टर्म वाली फॉर्म बनाई गई, उसके अकॉर्डिंग ये सारा कुछ वहाँ पे बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे राइट टू मेक एन एग्रीमेंट इन द रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। तो इसके अंदर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि इवन बिफोर और आफ्टर द डिसीजन फॉर्म द पार्टनर्स में एग्री बिटवीन देमसेल्फ कि उसमें से कुछ लोग बिजनेस कैरी नहीं करेंगे, सेम बिजनेस नहीं करेंगे जो फर्म का बिजनेस था, करेंगे तो बता के करेंगे, कंसेंट लेकर फिर वो बिजनेस करेंगे, वैसे नहीं कर सकते डायरेक्ट यहाँ पे। ये था बच्चों, ठीक है। ये तो सबको पता है। अगर लॉस होगा तो कैसे यहाँ पे सेटलमेंट की जाएगी, सबसे पहले पैसा कहाँ से दिया जाता है, प्रॉफिट से दिया जाता है। प्रॉफिट खत्म हो गया, लॉस अभी भी रहता है, तो कहाँ से दिया जाएगा, कैपिटल से दिया जाएगा। कैपिटल भी खत्म हो गई, अब भी रहता है, तो उस केस में क्या होगा बच्चों यहाँ पे, दैट इज द एंटाइटल टू शेयर द प्रॉफिट, उसको वहाँ पर लिया जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपकी आएंगी, क्लियर बच्चों यहाँ पे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे लिया गया, दैट्स कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ असेट्स, कि कैसे यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ असेट्स को यहाँ पे कवर किया गया है। तो ये तो बच्चों सिंपल थिंग है, आप इसको पढ़ सकते हो, ये तो मैं सारा अपने अकाउंट में भी आपका ही आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बच्चों ये फॉलो करना है बच्चों, यहाँ पे एसेट्स कैसे वहाँ पे ली जाएगी, ठीक है। हाँ जी। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिया गया है कि एसेट्स को कैसे कवर किया जाएगा। तो इन पेइंग द डेब्ट्स ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी, इन पेइंग टू द ईच पार्टनर, पहले देखो यहाँ पे क्या किया है, डेब्ट्स की पेमेंट कर दो। अभी पैसा बचा हुआ है तो उनकी कैपिटल पे कर दो, एडवांस जिसका लिया वो पे कर दो। उसके बाद ही बचा हुआ तो कैपिटल पे कर दो, और फिर जो बच गया लास्ट में तो वो उनका डिवाइड कर दो आप, डिवाइडेड अमंग द प्रॉफिट, जो भी बचता है वो आप डिवाइड उसको कर सकते हो। कर लोगे ना बच्चों यहाँ पे, तो बहुत ईजी पॉइंट था, तो कर सकते हो आप। नेक्स्ट आता है बच्चों गुडविल।
क्या गुडविल भी एक असेट्स होती नहीं होती है? यस सर, गुडविल भी एक असेट्स होती है। ऑब्वियस है, उसको भी तो डिवाइड किया जाएगा ना। अगर आप गुडविल किसी पर्सन को बेच देते हो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो वही पर्सन जिसको बेचा है बायर ही उसको यूज करेगा। अगर कोई पार्टनर डिजोल्व होने के बाद उसी नाम से काम करेगा ना, तो गलत है बच्चों। यहाँ पे तो उन्होंने देखो यहाँ पे या क्या यहाँ पे लिया गया, दी परचेजर, यहाँ से वर्ड इसको ले सकते हैं, द परचेजर जिसने खरीदी है वो तो कैरी कर सकता है अंडर द ओल्ड नेम, रिप्रेजेंट कर सकता है अपने आप को। लेकिन जो पार्टनर देखो सेलिंग द गुड्स कैन कैरी ए सिमिलर बिजनेस, ऑल्सो कम्पीट द बिजनेस एंड एडवर्टाइज देयर बिजनेस एज देयर फिट, लेकिन फर्म का नाम यूज नहीं करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ना ही अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, ना ही सोलिसिट करेगा। अगर फर्म की गुडविल सेल कर दी गई है तो पार्टनर सेम काम तो कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि भाई वहां पर हम इस फर्म के पार्टनर हैं, या फिर इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो ये साफ साफ बता दिया गया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी यहाँ पे। नेक्स्ट में जो इसके बाद आता है दैट्स कॉल्ड पब्लिक नोटिस। जो आपने ना पब्लिक नोटिस हर जगह पढ़ा था ना कि भाई पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। आपने दूसरा पढ़ा कि माइनर था, माइनर जब मेजर हो जाएगा तो उसको 6 महीने पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। वट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक नोटिस? तो वो यहाँ पर बताया गया है कि भाई पब्लिक नोटिस होता क्या है। तो यहाँ पर बच्चों पब्लिक नोटिस का मतलब क्या है कि नंबर वन, जो भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेट है तो उसमें नोटिफाई करवाना, दैट्स द मीनिंग ऑफ पब्लिक नोटिस। दूसरा क्या लिया गया, लैंग्वेज ऑफ न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर कहाँ का लेंगे, उस एरिया का न्यूज़पेपर जहाँ पर फर्म का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस सिचुएट करता है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। एंड तीसरा जो बच्चों यहाँ पे दिया जाएगा, ये तीसरी चीज कब जाएगी, अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो। ठीक है, अगर एक फर्म रजिस्टर्ड होती है तो उस केस में याद रखना वहां पर हम रजिस्ट्रार को भी फाइल करें। ठीक है जी, यहाँ पे तो वहां पर हम रजिस्ट्रार को भी प्रॉपर तरीके से वहाँ पे फाइल कर देंगे। तो दैट्स योर पॉइंट की जो यहाँ पे बताया गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से पढ़ो यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे इसके रिगार्डिंग अगर बात करते हैं, हाँ जी, तो बच्चों यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा गया, पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन व्हेन द माइनर एडमिट टू बेनिफिट। ये पहले सिचुएशन ले रहा है कि कहाँ कहाँ पे पब्लिक नोटिस देना पड़ता था। नंबर टू, जब रिटायर होते थे याद है एक्टिव पार्टनर को देना पड़ता था, एक्सपेल के केस में और फर्म के डिसोल्यूशन के केस में। तो किसको, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के लिए आ गया नंबर वन, ऑफिशियल गैजेट में देना पड़ेगा। एटलीस्ट वन वर्नाकुलर लैंग्वेज, बच्चों वर्नाकुलर किसको बोलते हैं मैंने क्या बताया, वो एरिया जहाँ पे आपका प्लेस और प्रिंसिपल बिजनेस सिचुएट करता है वहाँ की लैंग्वेज। और अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो नोटिस इज ऑल्सो गिवन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। क्योंकि यहाँ पे बच्चों ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाना है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी दी गई थी कि फर्म को रजिस्टर कैसे किया जाएगा, फर्म को डिजोल्व कैसे कर सकते हैं, उसका वे यहाँ पर बताया गया था। तो ऑल थिंग्स बच्चों आपको ये अच्छे तरीके से कंप्लीट करके आना। ठीक है, तो बच्चों हमारा इसके साथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी खत्म हो गया, रिवीजन वहाँ पे फिनिश हो गई। आई होप आप लोगों ने बच्चों डिटेल में देखा होगा। जस्ट मेरा पर्पज़ क्या है कि आप लोगों को रिवाइज करवाना। ठीक है, डिटेल में आपको करना है तो उसके लिए बच्चों अलग आपका जो कोर्सेज है वो आपको प्रॉपर देखिए, जो नोटिंग की हुई है वो आपको फॉलो करनी है। जस्ट यहाँ तो हम रिवीजन कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। कोई भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप इसमें यू कैन आस्क। ओके बच्चों, टिल देन, ठीक है, बाय बाय।